हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं अमोनिया प्लांट का पार्ट 2, जिसमें पहले पार्ट में मैंने डिसल्फ्राइजेशन क्या होता है वो बताया था। इस पार्ट में मैं बताऊंगा रिफॉर्मिंग क्या होती है। आपने प्राइमरी रिफॉर्मर या सेकेंडरी रिफॉर्मर का देखा होगा प्लांट में, कभी भी गए होंगे तो। दोस्तों, ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो एकदम एज ए वोकेशनल ट्रेनिंग या अप्रेंटिस कर रहे हों, जो एकदम डीपली वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। उनके लिए तो कुछ भी नहीं, वो तो पूरा अच्छे से डीपली समझ रहे हैं क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन क्या है कि जो बिल्कुल नहीं जानता कि अमोनिया कैसे बनती है और इसको बनाने के लिए कौन कौन से सेक्शन हैं, क्या क्या करना होता है, उनके लिए एकदम इजी वे में मैं बता रहा हूँ। दोस्तों, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, बस सिंपल वे में बता रहा हूँ कि जैसे आपको समझ में आ जाए कि अमोनिया बनती कैसे है। तो पहले पार्ट में मैंने बताया था डिसल्फ्राइजेशन प्रोसेस, जिसमें से सल्फर को हमने रिमूव कर दिया। और जब सल्फर को रिमूव कर दिया तो हमारी जो एनजी गैस का जो कंपोजिशन था, जो ZNA ऑब्जर्वर के बाद जो है, उसमें मेथेन थी 98.39%, नाइट्रोजन थी 0.37%, हाइड्रोजन 1 ppm से कम थी, सल्फर जो है 0.05, ये हो गई तो कितनी दोस्तों 0.05%। 1 सेकेंड, हाँ। और ये जो है कम हो गई थी उसमें। उसके बाद CO जो थी 1 ppm से कम थी, CO2 भी 1 ppm से कम थी और ऑर्गन भी 1 ppm से कम थी। अब हम आते हैं रिफॉर्मिंग सेक्शन में। रिफॉर्मिंग सेक्शन में हम स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं। स्टीम रिफॉर्मिंग आपको पता होगा क्या होता है, नहीं है तो इसमें मैं बताऊंगा। दोस्तों, स्टीम रिफॉर्मिंग में जो है 2 पार्टों में डिवाइड है। पहली है हमारी प्राइमरी रिफॉर्मिंग और दूसरा सेकेंडरी रिफॉर्मिंग। तो क्या रीजन है कि हम प्राइमरी रिफॉर्मिंग करते हैं और सेकेंडरी रिफॉर्मिंग करते हैं? एक ही बार में रिफॉर्मिंग कर दें तो क्या होगा, या रिफॉर्मिंग क्या होती है, ये चलिए सब कुछ सीखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टीम रिफॉर्मिंग की ज़रूरत क्या है। ऐसा क्या प्लांट में, अमोनिया प्लांट में ऐसी क्या वो है कि हमें स्टीम रिफॉर्मिंग करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, आप जानते हो कि जो अमोनिया बनाने की जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो रॉ मटेरियल है, वो ओनली एक हमारा नाइट्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन। यानी कि हमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल जाए तो हम अमोनिया बना लेंगे। अब बात आती है कि जो नाइट्रोजन को तो हम एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं। एटमॉस्फेयर से आप जानते हो 78% नाइट्रोजन है, तो वहाँ से तो हम नाइट्रोजन जो है कंप्रेसर से कंप्रेस करके नाइट्रोजन को ले लेते हैं। लेकिन हमें क्या चाहिए दोस्तों, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइड्रोजन बनाने की ओनली 2 प्रोसेस है। 2 ही प्रोसेस से आप हाइड्रोजन ले सकते हो। एक तो या तो आप करो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करो, वाटर की जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। दूसरा जो है हाइड्रोजन प्राप्त करने की जो दूसरी विधि है वो है स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर हम स्टीम रिफॉर्मिंग कर दें तो हमें हाइड्रोजन प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर अगर कर दें तो हमें हाइड्रोजन क्या है दोस्तों, मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हाइड्रोजन तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे अमोनिया जो बनाने का जो मेन मकसद है वो है, जो अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है हमारा जो है यूरिया बनाना। तो यूरिया बनाने के लिए अमोनिया और CO2 चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर करोगे तो हाइड्रोजन तो मिल जाएगा आपको, लेकिन जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, जो यूरिया बनाने के लिए मेन है और रॉ मटेरियल है, वो और अमोनिया, तो जो CO2 है वो तो मिल नहीं पाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हाइड्रोजन मिल जाएगी लेकिन CO2 नहीं मिल पाएगी। अब आते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस की। तो अगर हम स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस की करें तो हाइड्रोजन तो मिलेगी ही और साथ साथ में हमारा CO2 भी मिल जाएगी। तो ये मेन पर्पज है स्टीम रिफॉर्मिंग की, कि स्टीम रिफॉर्मिंग के हेल्प से हम हाइड्रोजन भी प्राप्त कर सकते हैं और CO2। हाइड्रोजन का यूज हम अमोनिया बनाने में कर लेंगे और CO2 का यूज हम जो है यूरिया बनाने में भेज देंगे, क्योंकि ये जो भी प्लांट हैं जो अमोनिया बेस्ड हैं, अमोनिया के, वो अल्टीमेट उनका जो है प्रोडक्ट है यूरिया बनाना। आपको समझ में आ गया कि हम जो है स्टीम रिफॉर्मिंग क्यों करते हैं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन प्राप्त करना होगा। हाइड्रोजन प्राप्त करने की 2 विधि है, एक तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर और दूसरा स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस। तो अब जो है हम स्टीम रिफॉर्मिंग इसीलिए करते हैं कि हमें हाइड्रोजन एज वेल एज
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट मिल जाए। मेन प्रोडक्ट हमारा जो है हाइड्रोजन प्राप्त करना है। वही चीज मैंने इसमें भी लिखा है, स्टीम रिफॉर्मिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया द रॉ मटेरियल इज N2 and H2. We receive N2 from atmosphere 78%, but for hydrogen we use steam reforming. There are only two ways of making hydrogen: electrolysis of water and steam reforming. Electrolysis of water में hydrogen we find but not CO2 for urea manufacturing, but steam reforming of natural gas both hydrogen and CO2 we find. ये हम इंग्लिश में लिख दिए बस, और कुछ नहीं। अब हम आते हैं रिफॉर्मिंग सेक्शन में। जो हमारे अमोनिया प्लांट में जो रिफॉर्मर है या स्टीम रिफॉर्मिंग होती है, उसमें जो है जो स्टीम रिफॉर्मिंग जो है दो भागों में बटी है। एक तो प्राइमरी रिफॉर्मिंग और दूसरा सेकेंडरी रिफॉर्मिंग। रिफॉर्मिंग के लिए जो है रिफॉर्मर लगे हैं। दोस्तों रिफॉर्मिंग का मतलब क्या है? एक होता है फॉर्म और दूसरा होता है रीफॉर्म। मतलब कि मेथेन के जो रिफॉर्मिंग हम करेंगे मेथेन की करेंगे, तो मेथेन का जो है रीफॉर्म करना ही हमारी रिफॉर्मिंग होती है। यानी कि जो जिन चीज़ों से मेथेन बना है, जिन चीज़ों से मेथेन बना है, अब उसको मेथेन को उन्हीं चीज़ों में ब्रेक कर देना। जैसे हम बात करें इसको स्टीम रिफॉर्मिंग, आप जान गए कि बस रिफॉर्म मेथेन गैस की रिफॉर्म कर देना, मेथेन गैस को रिफॉर्म कर देना। उसके लिए हम सबसे पहले प्राइमरी रिफॉर्मर का यूज करते हैं। प्राइमरी रिफॉर्मर और दूसरा होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी रिफॉर्मर में क्या है दोस्तों? इन अ प्राइमरी रिफॉर्मर नेचुरल गैस इज रिफॉर्म इन प्रेजेंट ऑफ स्टीम एट टेम्परेचर 520 डिग्री एंड प्रेशर 36 kg/cm²। जो है प्राइमरी रिफॉर्मर में जो नेचुरल गैस रिफॉर्म होती है कितने टेम्परेचर पे दोस्तों? 520 डिग्री टेम्परेचर पे, और प्रेशर कितना? 36 kg प्रेशर पे, प्रेजेंट ऑफ किसके? निकिल कैटालिस्ट के, ओवर निकिल कैटालिस्ट। और जब रिफॉर्म होती है तो किस किस में होती है दोस्तों? H2 में होती है, CO2 में होती है और कार्बन मोनोऑक्साइड में। और इसकी जो रिएक्शन है वो देखते हैं। जैसे ये मेथेन है, मेथेन में स्टीम रिफॉर्मिंग कर दिए, यानी कि स्टीम ऐड कर दिए, तो ये जो है मेथेन ब्रेक हो गई। किस में ब्रेक हो गई? CO2 में, कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन गैस में। चूंकि ये जो है इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक यानी कि इसमें जो है इस रिएक्शन को चलाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी दोस्तों? टेम्परेचर देना पड़ेगा, यानी कि टेम्परेचर देंगे तब जाके रिएक्शन होगी। तो ये हमारे इंडोथर्मिक है। तो इंडोथर्मिक रिएक्शन होने की वजह से हम इसमें क्या है, एक तो जो है दूसरा इसका जो हम पार्ट बनाएंगे रिफॉर्मिंग का, जिसमें मैं डायग्राम के माध्यम से आपको बताऊंगा, तो उसमें ये क्लियर कर दूंगा कि जो इंडोथर्मिक रिएक्शन को हम कैसे अचीव करते हैं। अब देखो दोस्तों, मेथेन और स्टीम, मेथेन में जब स्टीम मिलाए तो जो रिएक्शन हुई CO2 और 4H2 में हुई। उसके बाद जो है CO2 और H2 किस में टूट गए दोस्तों? CO में, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O में, यानी कि स्टीम में। तो इस तरह से अल्टीमेट हम कर सकते हैं कि मेथेन में जब हम स्टीम से रिएक्शन कराएं तो हमारी जो है अल्टीमेट जो प्रोडक्ट बना, CO2 बना, CO बना और H2 बना। यानी कि मेथेन किस में टूटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में और हाइड्रोजन गैस में। और कुछ जो है अनरिएक्ट रह गई, कुछ मेथेन गैस जो है अनरिएक्ट हो गई। कितनी दोस्तों? 11 से 12% जो है मेथेन हमारे जो है रिफॉर्म नहीं हो पाए। तो जो 11 से 12% जो मेथेन है वो रिफॉर्म नहीं हो पाए, इसी को फिर से जो है रिफॉर्म कराने के लिए हम जो है सेकेंडरी रिफॉर्मर का यूज करते हैं। मैंने पूछा था कि सेकेंडरी रिफॉर्मर का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि अगर आप प्राइमरी रिफॉर्मर के गैस, नेचुरल गैस के कंपोजिशन देखो, तो प्राइमरी जो रिफॉर्मर के बाद जो है मेथेन बचती है 11 से 12%, नाइट्रोजन मिल जाती है 0.37%, हाइड्रोजन मिल जाती है 69.07%, सल्फर वहीं होती है 0.05 ppm के पास, और कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाती है 9.34%, और CO2 मिल जाती है 10.2%, और आर्गन मिल जाती है 1 ppm से कम। ये होती है इस प्राइमरी रिफॉर्मर का
आउटलेट कंपोजिशन गैस का। अब दोस्तों इसमें देखोगे कि जो हमारा जो मेथेन गैस है CH4 वो कितना अभी 11 से 12% बस रिफॉर्मर के आउटलेट में मिली, यानी कि आपका 80 अप्रोक्स जो है 88% जो है मेथेन जो है कन्वर्ट हो गई, किसमें, CO2 में, CO में और H2 में। ओनली 11 से 12% बच गई जो कन्वर्ट नहीं हो पाए, उसे ही कन्वर्ट करने के लिए हम सेकेंडरी रिफॉर्मर का यूज करते हैं। सेकेंडरी रिफॉर्मर के बारे में पढ़ते हैं क्या है कि रेस्ट ऑफ द मेथेन एग्जिट प्राइमरी रिफॉर्मर इज अगेन रिफॉर्म्ड इन सेकेंडरी रिफॉर्मर इन द प्रेजेंट ऑफ निकिल कैटालिस्ट। ये जो है समझिए कि जो रेस्ट ऑफ मेथेन है उसकी जो हम फिर से रिफॉर्मिंग करते हैं, किसमें दोस्तों, सेकेंडरी रिफॉर्मर में, इन प्रेजेंट ऑफ निकिल कैटालिस्ट के प्रेजेंट में। दूसरा काम, एक तो इसका पर्पज ये है, सेकेंडरी रिफॉर्मर का पर्पज पहला ये है कि रेस्ट ऑफ जो मेथेन है उसको भी हम रिफॉर्म करते हैं। एक तो प्राइमरी पर्पज ये है। सेकेंडरी पर्पज ये है कि प्रोसेस एयर इज मिक्स विथ सेकेंडरी रिफॉर्मर टू अचीव हाई टेम्परेचर एंड टू इंट्रोड्यूस नाइट्रोजन टू प्रोसेस गैस। प्राइमरी जो पर्पज था कि जो रेस्ट ऑफ मेथेन है उसको क्या करना है, रिफॉर्म करना है, यानी कि उसको CO2, CO और H2 में कन्वर्ट करना। और दूसरा जो है इसका सेकेंडरी पर्पज है कि एयर मिक्स इन सेकेंडरी रिफॉर्मर। सेकेंडरी रिफॉर्मर में हम एयर मिक्स कराते हैं, एयर जो है कंबसन एयर मिक्स कराते हैं। और कंबसन एयर मिक्स कराने का जो पर्पज है कि हाई टेम्परेचर मेंटेन करना, यानी कि अचीव हाई टेम्परेचर अचीव करने के लिए उसमें हम जो है कंबसन एयर या जो है प्रोसेस एयर को इंट्रोड्यूस कराते हैं सेकेंडरी रिफॉर्मर में, ताकि हमें हाई टेम्परेचर मिले और नाइट्रोजन गैस मिले। एयर में जानते हो 78% हमारा नाइट्रोजन है, तो जब हम सेकेंडरी रिफॉर्मर में हम जब एयर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो उसमें हमें एक तो नाइट्रोजन मिल जाएगा और दूसरा जो है जो हाई टेम्परेचर मिल जाएगा। हाई टेम्परेचर मतलब कि जैसे ही नेचुरल गैस का एक तो टेम्परेचर है। देखो दोस्तों हाई टेम्परेचर कैसे मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे जैसे ही हम एयर मिलाएंगे वहाँ पे कंबसन रिएक्शन हो जाएगी, कंबसन होने लगेगा। तो अगर हम देखें सेकेंडरी रिफॉर्मर में तो उसमें दो तरह की जो है रिएक्शन होती है। एक तो होते इंडोथर्मिक सेम है वही कि मेथेन में जब स्टीम से हमने रिएक्शन कराया तो CO2 और प्लस 4H2 मिला, तो ये जो है इंडोथर्मिक है, जो सेकेंडरी रिफॉर्मर में भी होगी क्योंकि आ रही है प्राइमरी रिफॉर्मर से, तो सेकेंडरी रिफॉर्मर में भी इंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, वही जो स्टीम से रिफॉर्म कराते हैं। दूसरा होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा दोस्तों, जैसे हम मेथेन में एयर जो है इंट्रोड्यूस कराएंगे, ये कराना कि एयर इंट्रोड्यूस कराएंगे, तो मेथेन में जब एयर इंट्रोड्यूस कराएंगे तो मेथेन क्या हो जाएगी, बर्न कर जाएगी, जल जाएगी। क्यों जल जाएगी दोस्तों, देखिए फायर ट्रायंगल आपने पढ़ा होगा कि जो है आग लगने के लिए एक तो हमारा फ्यूल चाहिए, दूसरा हमारा जो ऑक्सीजन चाहिए और तीसरा जो चाहिए वो हीट चाहिए। तो यहाँ से जो है हमने बताया था कि जो प्राइमरी रिफॉर्मर से हमारे जो गैस आउटलेट होगा तो उसका तो टेम्परेचर होगा ही, और एज ए टेम्परेचर कितना 520 डिग्री के आसपास। 520 डिग्री बहुत टेम्परेचर होता है, तो हीट तो उसमें मिल गई। हीट क्या है दोस्तों, मिल गई। फ्यूल जो है NG गैस खुद फ्यूल है, और बस कमी थी किसकी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की हमने क्या करा दिया, यहाँ पे मेथेन में जब एयर मिला दिए तो उसमें ऑक्सीजन मिल गई। अब जब मेथेन और एयर मिल जाएंगी तो ये तुरंत जो है मेथेन जल जाएगी, मेथेन जो है जलना शुरू कर देगी। तो जितना मेथेन जलेगी उतना हाई टेम्परेचर अचीव होगा, और जो नाइट्रोजन जो है, जो एटमॉस्फेयर में एयर में जो है नाइट्रोजन है, तो वो भी नाइट्रोजन हमें मिल जाएगा। तो नाइट्रोजन प्लस हाई टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हम सेकेंडरी रिफॉर्मर का यूज करते हैं, ये सेकेंडरी पर्पज है। और प्राइमरी पर्पज है कि रेस्ट ऑफ जो है मेथेन है उसको रिफॉर्म करना। अब रिएक्शन देखते हैं। पहली तो इंडोथर्मिक रिएक्शन है, CH4 प्लस 2H2, यानी कि मेथेन में स्टीम के साथ स्टीम रिफॉर्मिंग की तो CO2 प्लस 4H2 प्लस माइनस हीट, यानी इंडोथर्मिक रिएक्शन बनी। उसके बाद जब एयर इंट्रोड्यूस कराया तो मेथेन में जब एयर हुआ यानी कि तुरंत वो जल गई।
अब जल्दी तो क्या क्या बना दोस्तों, CO2 बन गया, CO बन गया और H2O बन गया, H2 बन गया, N2 बन गया, आर्गन बन गया, यानी कि और हीट प्लस हीट यानी कि हीट भी इवोल्यूट हुई, यानी कि एक जो थर्मिक रिएक्शन है। दोस्तों आप मीथेन को जलाओगे तो जो मीथेन नहीं जल पाएगी तो वो तो धुआं छोड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगी। तो जो अनबर्न मीथेन है वो CO2 बना ली, फिर वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना ली और कुछ स्टीम उसके साथ तो मिलेगी ही। फिर हाइड्रोजन जो है वो मिलेगा हमें, नाइट्रोजन मिलेगा, आर्गन मिलेगा और प्लस हीट जो है निकलेगी। और इस तरह से जो है सेकेंडरी रिफॉर्मर में जो अनरिएक्ट जो है मीथेन है वो कितना बचेगा दोस्तों, 0.03%। पहले कितना बचा था, प्राइमरी रिफॉर्मर में जो मीथेन थी वो 11 से 12% थी, लेकिन जो है सेकेंडरी रिफॉर्मर में ओनली 0.3% मीथेन मिलेगी, यानी कि पूरा का पूरा एक तरह से आप कर सकते हो कि 99.7% जो है मीथेन गैस है जो पूरा का पूरा रिफॉर्म हो चुकी है। यहाँ पे 88% हुई थी, यहाँ पे ओवरऑल जो बची थी 99.7% ओवरऑल रिफॉर्म हो गई। अब देखते हैं क्या है कंपोजिशन सेकेंडरी रिफॉर्मर का। मीथेन जो है, अगर बात करें मीथेन की तो प्राइमरी में 11 से 12% बची थी, लेकिन सेकेंडरी में क्या हो गई दोस्तों, 0.03% जो है मीथेन बच गई, यानी कि बाकी सारी मीथेन क्या है वो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, CO2 और आर्गन में टूट गई, ब्रेक हो गई। तो सेकेंडरी रिफॉर्मर का हम कंपोजिशन एक बार देख लें कि मीथेन जो है 0.3% मिलेगी, नाइट्रोजन जो है 22.65%, हाइड्रोजन जो है 56.49%, सल्फर वहीं रहेगा 0.05 ppm, कार्बन मोनोऑक्साइड कितना मिलेगा दोस्तों 12.95%, और CO2 जो मिलेगा 7.34% और आर्गन मिलेगी 0.27%। ये रहा सेकेंडरी रिफॉर्मर का कंपोजिशन। अब इसमें क्या है कि हमने तो थ्योरी वाला पार्ट आपको समझा दिया। अब जो नेक्स्ट पार्ट में इसका बनाऊंगा उसमें पूरा डायग्राम, फ्लो डायग्राम के सहारे आपको समझाऊंगा कि प्राइमरी रिफॉर्मिंग कैसे होती है, सेकेंडरी रिफॉर्मिंग कैसे होती है। ये तो हमारा बस एक तरह से थ्योरी था कि रिफॉर्मिंग क्या है, कितने टाइप की है, स्टीम रिफॉर्मिंग करते क्यों है, और प्राइमरी रिफॉर्मिंग का यूज क्या है, सेकेंडरी रिफॉर्मिंग का यूज क्या है। दोस्तों दोनों में जो है कैटालिस्ट तो सेम है, निकल कैटालिसिस में है, इसमें भी है, लेकिन जो है प्राइमरी रिफॉर्मिंग में हमारा जो है रिफॉर्म प्रोसेस है मीथेन की वो मैक्सिमम हो जाती है, ओनली 11 से 12% मीथेन जो है बच जाती है रिफॉर्म होना। लेकिन सेकेंडरी में जो है जो 11 से 12% है वो भी सेकेंडरी में ले जाकर रिफॉर्म करा लेते हैं। एक तो उसका प्राइमरी पर्पज ये है, और दूसरा है कि नाइट्रोजन गैस को प्राप्त करना। नाइट्रोजन गैस को प्राप्त तभी करेंगे जब इसमें हम एयर इंट्रोड्यूस कराएंगे। एयर में जो है 78% नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन यहाँ से प्राप्त कर लिए और यहीं से हम हाइड्रोजन भी प्राप्त कर लेंगे। और दूसरा जो है टेम्परेचर बढ़ाना। टेम्परेचर कैसे बढ़ा, जब कंबसन होगा तो कोई चीज़ जलेगी तो टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ेगी। तो ये हमारी एक तरह से थ्योरी वाला पार्ट है, थ्योरी पार्ट अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद जो मैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम बनाऊंगा उसमें आपको बिल्कुल समझ में पूरा आ जाएगा कि रिफॉर्मिंग होती क्या है। और इसका कंपोजिशन एक बार आप लिख लेना ताकि आपको याद रहेगा कि जेरेनो एब्जॉर्बर के बाद जो मीथेन गैस आती है उसकी क्या कंपोजिशन है, प्राइमरी रिफॉर्मिंग में क्या कौन से कंपोजिशन चेंज होते हैं, सेकेंडरी रिफॉर्म में कौन से कंपोजिशन चेंज होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसका पार्ट जरूर आप देखिए जिसमें मैं प्रोसेस फ्लो डायग्राम से समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।